बिलाज की बात रोने वाली हो गई थी, तभी बिलाज ने इसका हाथ थामते इसकी हथेली खोलते इसके बीचों बीच अपने लाभ रख दिए। तो इसकी प्यारी जसारा पहानी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। दाढ़ी के चुभन और लबों के गर्मे से इसकी कैफियत बदली थी। लंबे लंबे सांस लेते हानि हाथ पीछे खींचा जिस पर बिलाज ने लाभ अभी भी टिकाए हुए थे। इसके जोर उमर अहमद कमाल वल कमाल अहमद, आपका निकाह इशाद सिकंदर शाह के साथ बदमाश शरीयत 50 लाख हक में तय पाया है कि आपको कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर पास खड़ी हानि ने ईमान के ठंडे हाथ को अपने हाथों में लेकर सख्ती से दबाकर इसे तसल्ली दी थी। उमर की नजरें बेसाख्ता तौर पर ईमान पे उठी थी, जो अपने निकाह का जोड़ा पहने सर पर दुपट्टा ओढ़े बनावटी मुस्कुराते उमर को ही देख रही थी। इसे देखते उमर साकित हुआ था। एक दिल किया कि इनकार कर दे और ईमान का हाथ थामते से अपने साथ ले जाए, इसे गले से लगाए, जो गुब्बार वो अपने अंदर डाल रही है इसके सीने से लाकर बाहर निकाल दे। उमर बेटा जवाब दो। कमाल साहब के मुखातिब करने पर वो चौंका था। जी बाबा। मौलवी साहब के फिर से पूछने पर भी उमर जवाब ना दे पाए। तो उमर टूटे हुए दिल कभी नहीं जुड़ा करते, कभी तुम्हारे इशार का कोई मैच नहीं। उमर के जहन में बिलाज के अल्फाज गूंज रहे थे। सब घर वाले भी जान समेत ही दिल में दुआएं कर रहे थे कि वो इनकार कर दे। वो सब देख रहे थे, उमर ईमान को ही देख रहा था। एक आंसू ईमान की आंख से ढेरों जब्त के बावजूद बह निकला था, जिसे फट से साफ करती वो उमर को देखकर भरपूर मुस्कुराई थी। मुंह में डालते कहा, हद है बेवकूफ़ इंसान, सिस्टेंट कौन करवाता? बंदा कहता है कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पैसा, कोई बाइक खड़ी बोगाटी की चाबी मांग ले, मगर नहीं, ये जनाब सिस्टेंट करवाएंगे। जा बे लकी रानी वाले ही काम किया तूने। मोमिन को लगे कि सिस्टेंट वाली बात पर हैरत का झटका लगा था। वो दिल में सोचता रहेगा कि काश लगे सिस्टेंट की जगह कुछ और मांगता, दोनों मिलकर माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। सज़ा वो भी ऐसी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बेटी है तुम्हारी? जी साहब जी है। सदीक ने नजरें झुका ली, कल ले आना इसे, एक रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी वो। इसकी इस सफाकियत भरी बात पर सदीक ने हैरत और सदमे से नजरें उठाकर साथ दौरानी को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुगैदा शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 8 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ही अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कमाल की ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर एपिसोड मिस करने वाले हो। और ये एपिसोड तो थंडरिंग है, कमाल की है। बाकी देखते हैं कि एपिसोड में क्या आने वाला है। नावल नेम कल्बे सर इस कलम उर्दू नावल आर्चिव एमिराइट्स। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को और एंड पे मैं रीड करूँगी सारे कमेंट्स। ओके। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे तमाम अफराद इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। सबकी नजरें इस पर्दे से सफ़ेद दरवाजे पर टिकी थी, जिसके ऊपर सुर्ख रंग में इमरजेंसी जगमगाता दिखाई दे रहा था। मोमिन बेचैनी से राहदारी में टहली जा रहा था, जबकि कमाल साद और कमाल साहब भी पास पड़ी कुर्सियों पर परेशान हाल से बैठे थे। इन सब की नज़रें डॉक्टर की मुंतज़िर थी। भाई अगर इसे कुछ हुआ है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। ये सब आपकी वजह से। मोमिन दान खिचखिचाता हुआ उमर की तरफ बढ़ा था, जबकि उमर खुद शदीद इसराब का शिकार था। इसे आपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इसके भाई को कुछ भी ना हो। मोमिन आराम से, हॉस्पिटल आइए। साद ने मोमिन के बढ़ते गुस्से को देखते इसे बीच में ही टोका तो मोमिन कुछ बोलते बोलते रुका। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब बेहतर करेगा अल्लाह। कमाल साहब ने उमर के कंधा थपकते उसे तसल्ली दी थी। तो वो जानते थे उमर ने इरादी तोहफा नहीं किया, इसे तो लकी अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। उमर की ज़िंदगी में बिजान के बाद अगर किसी की ज़्यादा अहमियत थी ना तो वो लकी था। लकी के मामले में वो शुरू से ही बहुत केयरिंग था, इसका ख्याल करता था। हालांकि कुछ साल पहले तक लकी सोता भी उमर के साथ ही था, मगर फिर बिजनेस के सिलसिले में उमर को हर कुछ अरसे बाद मुल्क से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए लकी का सामान मोमिन के रूम में शिफ्ट कर दिया था। तब से इसकी सारी जिम्मेदारियाँ मोमिन निभाता था और इस वक्त उमर को अपनी हालत ऐसी थी कि वो रो देगा। वो बगैर मोमिन की बात का जवाब दिए यक तक अपने हाथ को देखे जा रहा था जो इसने लकी पर उठाया था। इसे अब रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। भाई यार मैंने आपसे कहा था इसकी गलती नहीं है, मगर आपको कुछ गुस्से में कुछ समझ आए तब ना। दे मारा थप्पड़ इसके मुंह पर। वो ऑलरेडी कासे से स्ट्रेस में था। मोमिन को अब उमर की फ़िक्र हो रही थी, जिसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे और वो अपने लब को चलता हाथ खूब मुसलसल घूरी जा रहा। क्या मतलब है? वो स्ट्रेस में था। मोमिन की बात पर साधने से हैरानी से देखा था। उमर ने भी सवालिया नज़रों से मोमिन को देखा था। हे बुलिड अगेन, आपके इतने वीआईपी प्रोटोकॉल होने के बावजूद क्या? इसकी बात पर उमर झट से उठा था। क्या मतलब है इस बात का? कब की बात है ये? उमर हैरत ज़दा फटी आंखों से मोमिन को देखते बोला था, कल की बात है। उन्होंने इसका चश्मा तोड़ दिया, फिर इसे थप्पड़ मारे, इवन इसे ये भी कहा कि हम सब शादी करने के बाद इसे शेल्टर होम छोड़ आएंगे। वो सच कह रहा था भाई। मैं इसे लेकर गया था आइसक्रीम खिलाने, इसका मूड बेहतर करने के लिए। आपने इसकी पूरी बात सुनी नहीं और थप्पड़ दे मारा।
ये कल की बात है और तुमने मुझे बताया था कि नहीं। उमर ने मोमिन की बात काटते इससे सच लहजे में पूछा। भाई मैं बताना चाह रहा था बट आपका शेड्यूल इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिला और तुम भी नहीं गए एकेडमी। जाते इस वक्त वहाँ हेड से बात करते भाई मैं जाना चाहता था मगर लकी साथ था और इसकी हालत ठीक नहीं थी, इसने मुझे रोक दिया। देख लेता मैं इनको भी। उमर अपनी कनपटी में सलता मुंह में भड़बड़ाया था। इतने में एक लेडी डॉक्टर बड़े से सफ़ेद गेट का दरवाज़ा खोलती बाहर आई थी। इन्हें देखती ही उमर फट से इनकी तरफ लिपका था। साबी डॉक्टर की जाने मुतवज्जो हुए। वो कैसा है मिसेस रुबानी? ये डॉक्टर शुमाइला रुबानी थी, डॉक्टर रुबानी की वाइफ और कमाल हाउस की फैमिली डॉक्टर। उमर के सवाल पर मिसेस रुबानी ने अफसोस से इसे देखा था। कमाल अंकल मैंने आपको कहा था इसे स्ट्रेस से दूर रखे, वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि ज़रा सी भी लापरवाही बरती जाए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें वरना आप इसे खो भी सकते हैं। मिसेस रुबानी की आखिरी बात पर सबके चेहरों की रंगत बदली थी। मेरा मेरा बेटा कैसा है? आप कमाल साहब ने मुश्किल मिसेस रुबानी को देखते पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन नाउ, वो बेहोश है लेकिन आप लोग थोड़ी देर में इसके पास जा सकते हैं। और प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से कह रही हूँ इसे स्ट्रेस से दूर रखें, यही सबके हक़ में बेहतर है। डॉक्टर शुमाइला रुबानी अपनी बात कहती भी अपने कैबिन के जाने बैठ गए थे। कुछ देर बाद ही वो मोमिन को डिस्चार्ज करवाते घर ले आए थे। इसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी और वो होश में भी आ चुका था। इस वक्त मोमिन के रूम में हर फर्द का रश लगा हुआ था। सब लकी के पास आकर बैठ गए थे। रात का 3 बज रहे थे मगर अभी तक कोई भी नहीं सोया था सिवाय फरा बेगम और विशाल के। सोफिया बेगम लकी के सरहाने बैठी इसके बालों में हाथ चला रही जबकि दूसरी जाने भी जान बैठी इस पर पढ़ कर फूंक रही थी। और लकी जनाब सबको भरपूर टेंशन देने के बाद अब मज़े से बर्गर ठूस रहा था जिसे मोमिन आंखों ही आंखों के इशारे में अपने साथ शेयरिंग करने का कह रहा था, जिस पर वो हर बार नफ़ी में सर हिला रहा था। कमाल साहब या मुतमईन दिखाई दे रहे थे। चाचू यार आपने तो हम सबको डरा ही दिया, ऐसे भी कोई करता है भला? मैं तो परेशान ही हो गया था, कल हमारा मैच था और आप बिस्तर पर पड़ गए, शुक्र है आप ठीक हो गए। हद है अहमद, तुम्हें चाचू की जगह अपने मैच की फिक्र थी, मुझे लगा तुम चाचू के लिए परेशान हो रहे हैं। अहमद की बात पर हफ्सा ने मुंह चढ़ाकर इसे देखा। जी मैं चाचू के लिए ही परेशान हो रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि कल हमारा मैच रह जाता, तुम घूम घमा के फिर से मैच पर ये अटक गए हो। साफ साफ कहो कि तुम्हें चाचू की नहीं मैच की टेंशन है। चाचू में परेशान हो गया था। फिजूल में हम बातें बना रहे हैं। फिर हफ्सा ने इसकी नकल उतारी थी। अपने काम से काम रखो, तुम मैं चाचू से बात करो। अहमद को हफ्सा की नकल उतारने पर तब चढ़ी थी। अच्छा बस रात का 3 बज रहे, चलो जाकर अपने कमरे में सुबह सुबह स्कूल भी जाना है। इन दोनों का लेटते देखकर अनम ने डांटा था। जी मॉम, वो दोनों यकजबान कहते एक दूसरे को मुंह चढ़ाते अपने अपने कमरे की जाने बढ़ गए थे। इनके निकलते साथ ही उमर दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लकी का सामना करता, बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता वो इसके सामने आया था। माँ अगर मुझसे कोई मिलने आए ना तो इनसे कह दीजिएगा कि लकी सो रहा है। लकी की नखियों से उमर को अंदर आते देखकर बोला जबकि इसकी बात पर सब मुस्कुराए थे। माँ अगर आपको लकी जागता मज़े से भर के खाता हुआ दिखाई दिया ना तो इसे बताइएगा कि इसका बड़ा भाई चोरी कर दिया है। लकी के बगैर मुस्तकीम तरीके से नाराज़गी का इजहार करने पर उमर ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया था। उमर के आगे बढ़ते ही ईमान जो पास कुर्सी पर बैठी लकी के लिए फ्रूट काट रही थी उठ खड़ी। इसने उमर को बैठने की जगह दी थी। उमर एक नज़र से देखता कुर्सी पर बैठ गया। मैं आपसे नाराज़ हूँ। लकी ने माथे पर पाल लाते उमर को देखा था जबकि उमर शोह निगाहों से इसे देख रहा था। वो जानता था कि लकी को कैसे मनाना है। तो मैं भी आपकी नाराज़गी दूर करने आया हूँ जनाब। मुझे नहीं दूर करनी मगर मैं तो करूँगा। उन दोनों भाइयों की प्यारी नोक-झोंक पर सब घर वाले मुस्कुरा रहे थे। अच्छा ना मेरा प्यारा भाई नहीं, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो और इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। उमर अपने कानों का हाथ लगाते गर्दन झुकाकर लकी को देखा जैसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता बर्गर खाने में मगन था। ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी माफ़ी? मैं वो कर लेता हूँ। उमर के ऐसा कहने पर लकी ने पुरसोई निगाहों से इसे सरता पैर गौर से देखा। मुझे आपको माफ़ नहीं करना, आप चाहें। लकी ने सर झटकते एक बार फिर से नज़रें नाराज़गी से मोड़ ली। मैं चला तो जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, फिर जब मैं सो नहीं पाऊंगा तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर कहेगा कि आप शदीद स्ट्रेस में हैं। आपका छोटा भाई आपको जब तक माफ़ नहीं करेगा आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। एक शर्त पर करूँगा माफ़। उमर की बीमारी का सुनते ही लकी मान गया था। इससे उमर की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। जैसे ही उमर का खींचा गया मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया तो वह फट से मान गया। कैसी शर्त? उमर कुर्सी पर सीधा होकर बैठा जैसे जाहिर किया हो कि मैं तैयार हूँ। आप कान पकड़ कर सोबर सिस्टेंड करेंगे और साथ साथ सॉरी भी बोलेंगे। अभी? उमर हैरत से लकी को देखकर पूछा। जी हाँ अभी, सबके सामने। लकी ने आराम से बरकर कर बड़ा सा रुकमा मुँह में डालते कहा। हद है बेवकूफ़ इंसान, सिस्टेंड कौन करवाता? बंदा कहता है कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पैसा, कोई बाइक खड़ी बोगाटी की चाबी मांग ले, मगर नहीं ये जनाब सिस्टेंड करवाएंगे। जा बे लकी रानी वाला ही काम किया तूने।
मोमिन को लगे कि इस स्टैंड वाली बात पर हैरत का झटका लगा था। वो दिल ही दिल में सोचता रहेगा कि काश लगे इस स्टैंड की जगह कुछ और मांगता, दोनों मिलकर अय्याशी करते। कल करेंगे ना, कल कर लेंगे। उमर ने मिन्नत वाले लहजे में कहते से देखा था। तो ठीक है, फिर माफ़ी के लिए भी कल ही आइएगा। लेकिन ने लापरवाही से कंधे झुका दिया। अच्छा ना कर रहा हूँ, कान पकड़ के असिस्टेंट करना है ना। उमर ने तस्दीक की। साथ साथ सॉरी भी कह रहा है। लेकिन उमर को सॉरी याद दिलाया जो वो कहना भूल गया था। फाइन। उमर झिझकता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इसे सबके सामने शदीद शर्म आ रही थी। लेकिन यार कल कर लेंगे ना, अभी सब बैठे हैं, मुझे शर्म आ रही है। उमर ज़रा सा झुकते कान लगे के कान में सरगोशी करते इसे मनाना चाहा था। थप्पड़ मारते हुए शर्म नहीं आई। लकी ने कड़े तेवर से आईब्रोज खाकर उमर को देखा था, जबकि इसके बाद पर सबका कहका बेसाता हुआ था। ठीक कह रहा है मेरा बेटा, थप्पड़ मारते हुए शर्म नहीं आई, सॉरी करते हुए शर्म आ रही है। कमाल साहब ने मुस्कुराते लकी की हमायत की थी। इसको ना मानते देखकर उमर ने बेबसी से दोनों कानों को हाथ में पकड़ के सिस्टेंड करना शुरू किया। साथ में आई एम सॉरी भी बोलना है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसे खामोशी से सिस्टेंड करते देख लकी ने याद कराया। ओके आई एम सॉरी। उमर कानों का हाथ लगाए पंजों के बाद फर्श पर बैठता, फिर उठकर खड़ा होता। वाह बे लकी रानी, बड़ा मुश्किल काम नहीं बोल दिया इसने भाई को। बेवकूफ़ है, एक नंबर का जिम लगाते हैं वो, ये इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। पैसे ही मांग लेता तो थोड़े मेकअप भी ले लेती, भाई का भी कॉलेज को हाथ पड़ता। पर नहीं जी, वो ही तो मैं सोच रहा हूँ, एक नंबर का बुद्धू है। हानी ने मोमिन के गाल में सरगोशी करते कहा, जिस पर मोमिन ने भी हामी भरी थी। बुद्धू नहीं है, इसे पता है कुछ लोग ताक लगाए बैठे हैं, इसीलिए इसने परहेज किया। अनम इन दोनों के सरगोशी सुनते जवाब में मुस्कुरा के बोली थी। जबकि मिस्टर उमर अहमद दी एरोगेंट हीरो उठक बैठक के साथ साथ सॉरी सॉरी के भी गर्दान कर रहे थे, जिस पर सबकी अपनी हंसी दबा रहे थे। और लकी तो उमर की हालत देखकर दुगना महसूस हो रहा था। 100 बार सस्टेंड करने के बाद उमर हाँफता हुआ दोबारा आकर कुर्सी पे बैठ गया था। अब खुश सॉरी एक्सेप्ट हो गया। उमर ने साली नज़रों से लकी को देखा था। नहीं अभी नहीं। वो क्यों? इसके बार पर उमर एक झटका खाकर सीधा हुआ था। एक और शर्त मानेंगे तब सॉरी एक्सेप्ट होगा। लकी ने भरपूर शरारती नज़रों से उमर को देखा था। क्या? इधर आए। लेकिन इसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया तो उठ कर इसके पास आ बैठा। लेकिन आराम से इसका दायां हाथ उठाते अपने सर पे रखा। खाए मेरी कसम, वादा करें मुझसे। कैसा वादा? उमर ने सरगजिस्ता नज़रों से अपने भाई को देख। शर्त मानेंगे ना तो तब सॉरी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन लकी ने इसे माफ़ी के कवायद बताए। कौन सी शर्त? उमर को हैरत हो रही थी कि ऐसा क्या जो लकी को कहना है। आखिर ऐसा भी क्या है जिसकी वो कसम चाह रहा था। अच्छा बोलो। उमर ने लकी के सर पर अपना हाथ जमाया था। उमर के अपने सर पर हाथ जमाने के बाद लकी ने इसे अपनी शर्त बताई थी, और जो कसम इसने मांगी थी, इससे सबकी मुस्कुराहटें सिमटी थी। सब ताज्जुब भरी नज़रों से कभी लकी को देखते तो कभी ईमान को, जो खुद हैरान सी यकटक लकी को देखे जा रही थी। वो मासूम सा बच्चा इतनी बड़ी बात कह जाएगा किसी ने सोचा भी रहा था। वो अपने थप्पड़ के बदले कैसी ज़मानत मांग रहा था। भाई वादा करें मुझसे, आप ईमान भाभी को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप सारी ज़िंदगी ईमान भाभी के साथ रहेंगे खुशी खुशी। लकी की बात पर जहाँ सब तंग रह गए थे, वहीं उमर ने नज़रें फेरते तेज़ नज़रों से ईमान को देखा था, जो खुद हैरान दिखाई दे रही थी। भाई वादा करें ना। देखिए अगर आप वादा नहीं करेंगे और मेरी शर्त ये पूरी नहीं होगी तो मैं आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। लकी आपसे कभी बात नहीं करेगा। लकी के ज़्यादा साहब है। मैंने सर हाँ में हिलाया। तो फिर बोले ना कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा इसके साथ रहूँगा। लकी ने चहकते उमर को देखकर कहा था, जबकि ईमान की आंखों में खुशी से नमी उतरी थी। वो मुस्कुराते चेहरे के साथ लकी को देखती थी। कमाल साहब ने भी रश्क भरी नज़रों से अपने छोटे बेटे को देखा था, जो नदानी में भी बहुत समझदारी वाली बात कर रहा था। वैसे मानना पड़ेगा मोमिन तुमसे ज़्यादा समझदार निकला। वो साथ ने बात से हुचकोला लगाते मोमिन के कान में सरगोशी की। इस पर मोमिन ने इस साथ को शदीद घूरी से नवाजा था। मैं वादा करता हूँ मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगा। उमर इतना कहता खामोश हो, और ये भी कहे ना कि सारी ज़िंदगी साथ दूंगा। हाँ हाँ साथ भी दूंगा सारी ज़िंदगी। लकी के फिर से याद करवाने पर उमर बोला था, ठीक है मैंने आपको माफ़ किया। लकी ने मुस्कुरा कर उमर को देखा, जिस पर उमर ने प्यार से इसका गाल चूमा, वही गाल जिस पर शाम को इसने शिद्दत से थप्पड़ मारा था। हाँ एक मैं लड़का हूँ भाई। लकी ने मुंह चढ़ाते हुए अपने गाल को रगड़ा था, जिस पर सब खिलखिलाकर हंस दिए थे। सदीक सदीक कहाँ मार गया? वह से अपने कमरे से निकलता सीढ़ियाँ उतरता दहाड़ा था। जी साहब जी आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं किचन में मसरूफ़ था, मुलाजमों को हिदायत दे रहा था। आप बताएं जी, मॉम डैड कहाँ है? वो सदीक से सवाल करता जल्दी से चलता हुआ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। वो जी सर एंड मैडम तो टूर पर निकल गए हैं रात को स्वीडन के लिए। इनकी बात पर साथ दौरान को झटका सा लगा था। वो एकदम से पानी का गिलास मुंह से हटाता इनको सवालिया नजरों से देखने लगा। हाँ दे खाना लगा, मुझे शदीद भूख लग रही है। और जो मैंने कपड़े तुम्हें रेडी करवाने को बोला था वो मेरे वॉशरूम में हैंग कर दो, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर निकलूंगा। इसके कपड़ों वाली बात पर सदीक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, मगर वो खुद को नॉर्मल करता खाना डाइनिंग टेबल पर लगवाने लगा।
खाना खाने के बाद सदीक हाथ बांधे खड़ा, इससे कुछ बोलना चाहा मगर इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे बताए। इतने में एक मुलाजमा भागती हुई साथ दौरानी की तरफ, साहब जी ये देखे जी। इसने हड़बड़ी में हाथ में पकड़ी शीट साथ दौरानी के सामने रखी, जिसके बीचों बीच इस्त्री के निशान जितना बड़ा सुराख था। शर्ट देखते ही साथ दौरानी के चेहरे के तासराफ बदले थे। इसने अपनी नीली आंखों से गजबनाक अंदाज में सदीक को देखा था। ये क्या, इसकी गर्दन आवाज हाल में गूंजी थी। साहब जी माफी दे दे जी, जिंदगी में पहली बार माफी दे दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो जी गलती से जल्दी सदीक ने गड़गड़ाते हुए माफी मांगी थी, मगर साथ दौरानी का गुस्सा था कि सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम जानते भी हो ना तुमने क्या किया, और मैं तुम्हें माफ कर, तो तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो। वो दहाड़ता हुआ अपनी जगह से उठा था। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी सदीक, तुमने मेरी शर्ट जलाई और ये मेरी पसंदीदा शर्ट है। इसके बाद फिर सदीक के हाथ पैर फूलने लगे थे। वो अच्छे से जानता था कि एक छोटी सी भी बोझ साथ दौरानी को बर्दाश्त नहीं है, तो फिर इसकी पसंदीदा शर्ट है। पिछली बार खाने में नमबाल निकलने की वजह से इसने नौकरानी के सारे बाल मशीन से काट दिए और इसे गंजा कर दिया था। साहब जी आपकी सजा भी मुझे सारा आंखों पर मुझे एक बार माफ कर दे हुरारा, आज के बाद ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। इसने मिन्नत भरे लहजे में साथ दौरानी को देखते कहा था। माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। सजा वो भी ऐसी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। बेटी है तुम्हारी? जी साहब जी है। सदीक ने नजरें झुका ली। कल ले आना इसे, एक रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बनेगी वो। इसकी इस सफाकियत भरी बात पर सदीक ने हैरत और सदमे से नजरें उठाकर साथ दौरानी को देखा। साहब जी अल्लाह का वास्ता, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत छोटी है, वो तो सिर्फ 6 साल की है जी। अगर वो 6 साल की है तो तुम्हारे घर में जवान लड़की हो तो होगी ना, कोई भी जवान लड़की चलेगी ले आना। हाँ याद है यार, तुम्हारी एक बहन है वो जो पिछले हफ्ते हमारे घर आई थी तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए, इसे ले आना, चल जाएगा काम इसे भी। साथ दौरानी स्मार्ट अंदाज में अपनी बात कहता वहां से निकलता कि सदीक इसके पैरों में बैठ गया। अल्लाह का वास्ता साहब जी ऐसा जुल्म ना करे, आप जो सजा मुझे देंगे मैं कबूल करूंगा, लेकिन बहन बेटी नहीं खुदारा ऐसा ना करे। वो इस सफाक इंसान के पैरों से लगा अपनी इज्जत की भीख मारा था, जिसका इस शख्स पर रत्ती बराबर भी असर नहीं था। मेरी इज्जत बहुत कीमती है जी, देखें आप मुझे जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा। इसकी बात पर साथ दौरानी से टांग से घूसा मारा, जिस पर वो दूर जा गिरा था। तुम्हारी इस 2 कौड़ी की इज्जत से मेरी ये शर्ट 1000 गुना महंगी है। तुम अपनी इस छोटी सी इज्जत का मुकाबला मेरी इस पोलो की शर्ट से कर रहे हो, जो मैंने कस्टमाइज बनवाई है। साथ दौरानी गुस्से से दहाड़ता सदीक का गिरबान पकड़ गया। जो कहा है वो करो, अगर खुद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना मुझे अच्छी तरह से जानते हो 2 मिनट लगेगा तुम्हारे घर वाली को उठाने में। मुझे बेहतर है कि अपनी बहन ले आना, वरना मुझे तुम जानते हो। अपनी बात कहता वही से झटके से सदीक को जमीन पर पटकता कमरे के जाने बैठ गया, जबकि सदीक वहीं पर थर थर कांपता रोने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। एक तरफ इसकी प्यारी बहन थी तो दूसरी तरफ इसकी बीवी थी। वो जो भी होता है किसी एक को इसे हर हाल में पेश करना ही था। जबकि पास खड़े दूसरे मुलाजम ने एक अफसोस भरी निगाह सदीक पर डाली और फिर बेपरवाह बनते अपने कामों में लग गए। इसके अलावा इन सब के पास कोई दूसरा रास्ता भी कोई ना था। साथ दौरान के दिमाग में जो बात बैठ जाती, बस फिर वो होकर ही रहता था, चाहे इससे इसका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज उमर और इशाल के निकाह का दिन था। पूरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी, हर कोई तैयारियों में मगन था। कल तो सबके दरमियान घन चक्कर बन के रह गए थे, कभी से कोई आवाज लगाता हो तो कभी इसे कोई बुला लेता। पूरे घर में एक शोर सा बरपा था। लान में सुबह सवेरे ही गमार साहब की हिदायत पर वेडिंग डेकोरेटर आ चुके थे, जो जोरों शोर से घर के वसी लान को सजाने में लगे थे। शादी का फंक्शन मुख्तसर सा रखा गया था। मुख्तसर से मेहमान खसूसी और ख़ानदान के कुछ इस चीज़ और कारब ने आना था, और कुछ सबके दोस्त अहबाब थे। उमर को बड़ी शादी या हवा महा के हरोले से चिढ़ थी, इसलिए इसके सराह पर शादी को मुख्तसर किया गया था। कुछ लोग गेंदे वाले फूलों, गुलाब और चमेली के फूलों को पूरी घर में लड़ियों की सूरत पर लटकाने में मसरूफ थे, और इन्हीं लड़ियों की आड़ में खड़ी गुमसुम सी ईमान, जिसे बाहर के शोर जरा भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसके अंदर खामोश हो चुका था। वो सपाट चेहरा लिए सबकी तैयारियों को बस देखी जा रही थी। अब तो इसे रोना भी नहीं आ रहा था, शायद इसे अपने हालात को कबूल करते सबर करना सीख लिया था। अरे भाभी आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? पीछे से आती हानि ने ईमान की सोचों का तसलसल तोड़ा। तब वो होश की दुनिया में वापस आई थी, जहाँ पर हर तरफ एक रोला सा डाला हुआ था। हाँ नहीं, मैं वैसे ही यहाँ खड़ी थी। माँ ने इस पर अपनी नाम नजरें चुराई थी, जिसे हानिया बखूबी देख चुकी थी। हानिया ने आगे बढ़ते ईमान का हाथ मजबूती से अपने हाथ में लिया। अल्लाह साहब बेहतर करेगा भाभी, अल्लाह की कसम मेरे अख्तियार में कुछ भी नहीं, अगर होता तो मैं कर गुजरती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। अरे नहीं पागल हो गए तुम, क्यों माफ़ी मांग रही हो हानि? ये मेरी किस्मत है जिसे मैं कबूल कर रही हूँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा फिर ठीक हो जाओगे खुद ही। डोंट वरी, माँ ने प्यार से हानि के गाल थपकते से तसल्ली दी, जबकि अपना दिल चाह रहा था कि यहीं पर बैठ के फूट फूट कर रोई चिल्लाए, मगर वो ऐसा कर नहीं कर सकती थी। अरे तुम दोनों इधर खड़ी हो, जल्दी से तैयारी करो, पार्लर जाओ, शाम को फंक्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं है। सोफिया बेगम ने दूर से इन्हें देखते आवाज़ लगाई, जिस पर हानि को याद आया था कि इसे तो पार्लर जाने की तैयारी करनी है, और फिरती से वहाँ से निकल गई थी। इसके जाते ही सोफिया बेगम ईमान के पास आई, जो इन्हें ही हाली हाली आंखों से देख रही थी। सोफिया बेगम ने प्यार से ईमान की गाल सहलाई,
जिस पर ईमान की आंखें आंसू से चमक उठी थी। परेशान नहीं होते, हम सब तुम्हारे साथ हैं, खास तौर पर मैं जानती हूँ बेटा ये बहुत मुश्किल है, मगर सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, सब इसी के हाथ में है, हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। सोफिया बेगम ने प्यार से ईमान को दिलासा दिया था। जी मैं नहीं हूँ परेशान। इतना कहते ईमान की आवाज़ शांत गई थी। वो बमुश्किल खुद को संभाल रही थी। मेरी प्यारी बेटी, मेरा दिल कहता है अल्लाह ने तुम्हें और उमर को एक दूसरे के लिए ही बनाया, दोनों बहुत जचते हो साथ में। मेरा दिल कहता है ईमान वो सिर्फ तुम्हारा है और तुम इसकी, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तुम दोनों एक साथ बहुत खुश होगे। सोफिया बेगम अपनी तरफ से तसल्ली दे रही थी, मगर इनके अल्फाज ईमान के दिल में चुभ रहे थे। उमर इसका नहीं था, ना ईमान उमर की थी, और इस बात को ईमान ने अपने दिल में बैठा लिया था। वो इस बात की कायल हो चली थी कि उमर ईमान को मरकर भी कबूल नहीं करेगा। ईमान इस पर सिर्फ बोझ है, अपनी हिफाजत के लिए इसका इनाम और घर का सहारा ले लिया, बस इससे आगे इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा बस छोड़ो ये सब, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। सोफिया बेगम को यह कहना बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो ईमान से कहें कि अपने शोहर के निकाह पर अच्छा सा तैयार हो जाओ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ईमान से नजरें चुराते से तैयार होने को कहा। थे कपड़े नहीं है मेरे पास हाला, ऐसा कोई भी लिबास नहीं जो फंक्शन पर पहन लूँ सवाई निकाह के जोड़े के। अगर आप कहती हैं तो अपने निकाह का जोड़ा पहन लेती हूँ। ईमान ने खोखली हंसते हुए कहा था। एक आंसू हजार खुद को मजबूत बनाने के बावजूद इसके गाल पर फिसल गया, जिसे ईमान ने फ़ौरन से पहले हथेली से चुन लिया था। ईमान, सोफिया बेगम ने दर्द भरी आवाज़ में इसे देखते पुकारा था। तुम मुझे तकलीफ़ दे रही हो ईमान। नहीं हाला क्या हो गया, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो जोड़ा पहन लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। ईमान ने इनके दोनों हाथ थामते तसल्ली दी। जाओ तैयार हो जाओ, मैं इंतजामात देख लूँ। सोफिया बेगम ईमान से नज़रें चुराती वहाँ से निकल गई। हानी तेज़ी से कदम लेती ऊपरी मंजिल की राहदारी अबूर करते अपने कमरे को जा रही थी कि रास्ते में ही कमरे का दरवाज़ा खुला। लंबा हाथ बढ़ाते हानी को इसने अंदर खींचते फिरते से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाय अल्लाह, भूत भूत। हानी ने अंधेरे में शोर मचाया तो बिलाज ने इसके मुंह पर हाथ रखते से दीवार साथ लगाया और साथ ही स्विच बोर्ड पर हाथ मारते सारा कमरा रोशन कर दिया। अपने शोहर को भूत कहते हैं लड़की? हाँ। बिलाज ने हानी को देखते जानबूझ कर सर लहजे में पूछा। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कहा, मुझे लगा कोई भूत है जिसने मुझे हाथ लगाया। भूत के हाथ ना तोड़ दूँ जो मेरी हनी के करीब आया तो? इतनी भूत की हिम्मत? बिलाज की बात पर हानी खिलकर हंसे थी। क्या बात है बेगम, बड़ी बातें खिल रही हैं आज। बिलाज इसके करीब होता चेहरे पर जो कहता कि हानी ने इसका इरादा समझकर फट से मुंह पर हाथ रख लिया। हाथ हटाओ। बिलाज ने सर नजर से देखा था। नहीं जी, हाथ नहीं हटेगा हनी, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, हाथ हटाओ। बिलाज को इसका मुंह पर हाथ रखना बहुत बुरा लगा था, इसलिए लहजा सख्त करता ऊंची आवाज़ में बोला तो हान ने फ़ौरन से पहले हाथ मुंह से हटा लिया। सज़ा मिलेगी तुम्हें इसकी। अच्छा नहीं लगा मुझे ये। बिलाज इससे दूर होता रूह मोड़कर खड़ा हो गया। अच्छा ना, सॉरी ना जी, जो कहेंगे करूँगी, मान जाए ना जी प्लीज़। बिलाज इसके रूह मोड़ने पर हानी के दिल में बैठा था। बिलाज को इसकी हालत पर हंसी आई, जो परेशान चेहरा लिए इसे देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वह इससे चेहरा मोड़ी जा रहा था। भले प्लीज़ ना मान जाए, मैं रो दूंगी। क्या? बिलाज झटके में पीछे मुड़ते इसे हैरत से देखने। क्या कहा अभी तुमने? मैंने कहा मान जाए, मैं रो दूंगी। हानी ने रोना समूह बनाते कहा। नहीं, इससे पहले क्या कहा? कुछ नहीं। हानी ने बिलाज से नजरें चुराई थी। बताओ ना, तुमने मेरा नाम बिगाड़ा, मुझे बाली कहा। बिलाज को इसके मुंह से अपना नया निकनेम सुनते शौक लगा था। इसके मन को हानि का बाली कहना बहुत आया था, मगर जानबूझकर गुस्से से देख नहीं, वो ना जी मेरे मुंह से फिसल गया जी, सॉरी, कसम से जानबूझकर नहीं बोला जी। हानि बिलाज की बात पर रोने वाली हो गई थी, तभी बिलाज ने इसका हाथ थामते इसकी हथेली खोलते इसके बीचों बीच अपने लाभ रख दिए तो इसकी प्यारी जसारा पर हानि की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। दाढ़ी की चुभन और लबों के गर्मे से इसकी कैफियत बदली थी। लंबे लंबे सांस लेते हानि हाथ पीछे खींचा, जिस पर बिलाज ने लाभ अभी भी टिकाए हुए थे। इसके जोर से हाथ खींचने पर बिलाज ने चेहरा हटाते से सुर्ख पड़ती आंखों से देखा था। अभी तुम्हें पिछली बात की माफ़ी नहीं मिली, माफ़ कर देना तो एक शर्त पर करूँगा माफ़। कौन सी शर्त? हानि साले नजरों से देखा तो बिलाज ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराते हाथ की उंगली से गाल की तरफ इशारा किया। किस मी हेयर? बिलाज ने चेहरा झुकाते इसके सामने किया। जी नहीं, कभी भी नहीं जी, ये मैं नहीं करूँगी जी। हानि ने सती से नफ़ी में चेहरा हिलाया। बिलाज की बात पर इसके गाल लाल होते तपने लगे थे। क्यों नहीं जी, आपके तो अच्छे भी करेंगे जी। बिलाज ने इसे कमर से थामते गाल इसके सामने किया था। पहले कमर छोड़े फिर करूँगी। नहीं, तुम भाग जाओगे, ऐसे ही करो। नहीं भागती, प्रॉमिस, मुझे नहीं यकीन, ऐसे ही करो। बिलाज ने इसे भरपूर नज़रों से देखते इनकार किया था। देखिए बात को समझे ना जी, मुझे कर के फ़ौरन से भागना भी है ना। अगर आपने पकड़ी रखा तो मैं भागूंगी कैसे? इसके बाद बिलाज का फलक शगाफ कहकर पूरे कमरे में गूंजा था। भागना क्यों है तुमने? बिलाज ने मुश्किल हंसी रोकते पूछा। शर्म आती है मुझे, समझा करे ना जी। इसकी बात पे बिलाज को फिर से हंसी आई थी। अच्छा चलो छोड़ आऊँ, पर बगैर किसकी ये भागना नहीं, ओके। बिलाज ने इसके कमर पर छोड़ते इस अपनी घास सामने की तो हानि ने एक लंबा सांस अंदर खींचा था। फिर आहिस्ता से आंखें बंद करती होठ गाल की जगह बिलाज की कनपट्टी पर बने से हाथ तिल पर आ गए। आपका ये तिल मुझे बहुत पसंद है। इतना कहती हानि ने बगैर बिलाज को एक नज़र देखे
बाहर को दौड़ लगाई। जल्दी से कमरे की कुंडी खोलते हुए अपने कमरे को भागी थी, जबकि बिलाज हैरत से आंखें फाड़े इस दरवाजे को देखता रह गया जहाँ से इसकी हनी भागी थी। फिर कुछ सोते हुए इसने अपना चेहरा ड्रेसिंग में देखा तो नज़र अपने तिल पर जम गई, जो कनपट्टी पर भवों के नीचे आंख के बराबर की सतह पर बना था। इस तिल को देखते बिलाज गहरा मुस्कुराया था। ले भाई भाली, तेरा तो दिन भर गया आज। खुद से ही हम कलाम होते वो मुस्कुराता वॉशरूम में चला गया। निकाह से 1 घंटा पहले वो कमरे में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा सुनसान था। इसकी नज़रों ने जिसे ढूंढा वो कहीं भी नहीं थी, ना कमरे में ना ही वॉशरूम में। एक लम्बा सांस ले भरते उमर ने सामने बेड पर पड़ी अपने निकाह के क्रीम कलर के जोड़े को उठाया और वॉशरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद ईमान कमरे में आई तो उमर ड्रेसिंग के सामने खड़ा कफलन स्टैंड लगा रहा था। मुझे तो लगा था तुम इस कमरे को हैदराबाद कह चुकी होगी, बड़ी डीटो वैसे। उमर ने एक नज़र अंदर आती ईमान को देखते कहा था। चली जाऊंगी, बहुत दूर, नजर नहीं आऊंगी फिर आपको। ईमान ने बेड से उमर के उतारे गए कपड़े उठाते धीमे लहजे में कहा, अच्छी बात है, अपना सामान आज उठा लो यहाँ से, ये मेरा कमरा में, ये मेरा और इशाल का है। उमर ने इशाल पर जोर देते आईने में देखते ईमान को कहा, जी। ईमान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और वार्डरोब में कपड़े रखने चले गए। इधर आओ। उमर के बुलाने पर वो सामने आकर खड़ी हो गई। ये लगाओ। उमर ने अपने स्टड इसके सामने किया तो ईमान ने खामोशी से इसके हाथ से ले लिया और कफ पर लगाने लगी। तुमने अपने निकाह का सूट ही उठाकर पहन लिया, तुम्हें भी निकाह करना है फिर से क्या? उमर ने इसके कपड़े देखते तंज किया था। जी नहीं, आपने मुझे अपनी शादी की शॉपिंग ही नहीं करवाई तो यही पड़े थे पहन लिए, तुम्हें करनी थी शॉपिंग। उमर की बात पर ईमान ने नज़र उठाकर उमर की आंखों में एक नज़र देखा तो उमर ने भी आंखें सुकेड़ते इसे भरपूर देखा था। ईमान को पहली बार इस शख्स से नफरत महसूस हुई थी। इसे लगा वो इसे नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की नज़रों में भी गिरता जा रहा है। ऐसी हरकतें इसे जेब नहीं दे रही थी। उमर ने खुद पर की गई परफ्यूम उठाकर ईमान के बालों पर स्प्रे की तो ईमान चेहरा मोड़ गई। अब इतना तैयार हो गए तो परफ्यूम भी लगा लो, गेस्ट हैं बाहर, तुम्हें मिले तो थोड़ी खुशबू तुम भी बखेर रही हो ना। वैसे मेरे पास लेडी परफ्यूम नहीं है, शाल आएगी ना तो इससे हाफ यूज़ तुम्हें दिला दूंगा। नहीं शुक्रिया आपका, ईमान ने इसे बगैर देखे सख्त लहजे में कहा था। इधर देखो मेरी तरफ। ईमान और मैंने ईमान की थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। तुम मुझे स्टेज के दाएं साइड पर खड़ी नजर आओ पूरे फंक्शन में, वहाँ से एक कदम भी नहीं हिलोगे तुम, सुना तुमने? उमर ने इसके जबड़े को जकड़ते आहिस्ता से बोला था। जी। ईमान की आंखों में आंसू आए जिन्हें देखकर उमर को लगा कि वो इसे अजियत देने में कामयाब हो रहा है, वरना तमान कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी और इसका नॉर्मल चेहरा उमर और इशाल दोनों को चुभ रहा था। तभी वो ईमान के इस किस्म की बातें बोल रहा था। और हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो सिर्फ स्माइल, आंसू ना निकले सबके सामने तुम्हारे। आई समझ? जी समझ गई, हो गया। ईमान ने दोनों कफ पर स्टड लगाते इसे बगैर देखे कहा और फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उमर इसे जाता देखते रह गया। क्या चीज़ है ये लड़की, इतना सब्र, इतना हौसला किस लिया है, क्यों रह रही है ये मेरे लिए, मेरे साथ इतनी अजियत के बाद, इतनी जिल्लत के बाद? उमर भी सोचता हुआ एक नज़र कमरे को देखते बाहर निकल गया। लकी सुन, मेरी एक बात मानेगा? मोमिन ने चलते हुए लकी को देखा। जी बोले। लकी ने मोमिन को एक नज़र देखते पूछा, तूने पूरे फंक्शन में ना कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी है जो तेरे भाई के साथ फिट बैठे? मोमिन ने इसके शाने पर हाथ हिलाते कहा, ना जी मैं नहीं करूँगा ये सब, आप खुद ही ढूंढ लेना, मुझे भाई सामान नहीं खानी। लेकिन अपने कंधे से इसका हाथ हटाते घूर कर इसे देखा, जबकि मोमिन अपना समूह लेकर रह गया। इन दोनों ने एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो दोनों ही शलवार कमीज में बहुत हैंडसम लग रहे थे। दूर से आती हानी ने इन दोनों को देखते माशाल्लाह कहा था, ये आगे मेरी प्यारी बहन ये करेगी मेरा काम, करोगी ना नानी चुड़ैल? मम्मी ने पास आती हानी को देखते बोला था, देखो जबान संभाल कर बोला करो, हम उनसे, मेरे वो आए हुए हैं। उन्होंने इस किस्म की बातें करते आपको देख लिया ना तो जिंदा लाश बन जाओगे। हानी ने मोमिन को बिलाज का डरावा दिया। चलो जी शुरू होगी ये तो, कोई हाल नहीं इसका। बहन तू जा, शाबाश जा, घर बस आज अपना जाके मैं देख लेता हूँ अपना। मोमिन ने हानी को कंधे से हल्का सा धक्का लगाया, जिस पर हानी ने दोनों हाथों से मोमिन के जेल से सट किए बाल बिगाड़ दिए, जिस पर मोमिन का पारा चढ़ा था। अभी वो इस पर अटैक करता है कि ईमान इनके पीछे आकर रुकी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ईमान भाभी देखे ना, इसने मेरे बाल खराब कर दिए। मोमिन ने मुँह फुसारते ईमान को शिकायत लगाई थी। भाभी उन्होंने मुझे नानी चुड़ैल बोला है तो मैंने भी इन्हें करनाना जिन बना दिया है। हानी मोमिन के उजड़े बाल का मजाक उड़ाया तो लकी हंसते लगा, दांत अंदर कर, रात तेरे मेरे साथ ही गुजरती है। मोमिन ने दांत पीसते लकी को घूरा तो वो चुप हो गया। भाई हानी ये करनाना जिन क्या होता है? यूं कहो कि जगोटा जिन लग रहे। ईमान की बात पर सब हंसी, मोमिन को भी हंसी आई थी। भाभी यार आप भी? जी मैं भी। ईमान इन सबको देखकर मुस्कुराई तो इन तीनों की हंसी सिमटी थी। भाभी आप ठीक है? मोमिन ने फिक्रमंदी से ईमान को देखा, जिसका चेहरा तो मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में नमी उतर आई थी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलें। भाभी हम आपसे बहुत शर्मिंदा है, हम खुश नहीं हैं। भाई की ऐसी शादी तो हमने कभी भी नहीं सोची थी और इशाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका काम समझ सकता हूँ, मेरा वादा है आपसे, हम हर पल आपके साथ खड़े हैं। मोमिन ने ईमान के सर पर हाथ रखते कहा,
भाई हूँ मैं आपका, कुछ भी हो मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं है, ये मेरा नसीब है और मैं इससे पे राज़ी हूँ। तुम सबका बहुत शुक्रिया मेरा सहारा बनने के लिए, और लकी तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा। चलो अब लेट हो रहे हैं हम। ईमान ने मुस्कुराते इन्हें देखते कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे। इशाद सिकंदर व सिकंदर शाह, आपका निकाह उमर अहमद कमाल के साथ बमा शरीयत 50 लाख हक में है, तय पाया कि आपको कबूल है? जी कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर इशाल ने तीनों बार इकरार किया तो मौलवी साहब ने निकाहनामे पर इसके दस्तखत दिए। सब लोग स्टेज के इर्द गिर्द जमा थे। उमर और इशाद सब के दरमियान सोफे पर बैठे थे, जबकि ईमान के कहे के मुताबिक इसकी दाएं जानिब स्टेज से नीचे खड़ी ज़बरदस्ती मुस्कुराया जा रही थी। इसका ज़बरदस्ती मुस्कुराना सा महसूस कर रहे थे। वो चाहकर भी अपने उभरते जज्बात पर बंद नहीं बांध रही थी। उमर अहमद कमाल वल कमाल अहमद, आपका निकाह इशाद सिकंदर शाह के साथ बमा शरीयत 50 लाख हक में तय पाया है कि आपको कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर पास खड़ी हानी ने ईमान के ठंडे हाथ को अपने हाथों में लेकर सख्ती से दबाकर इसे तसल्ली दी थी। उमर की नज़रें बेसाख्ता तौर पर ईमान पे उठी थी, जो अपने निकाह का जोड़ा पहने सर पर दुपट्टा ओढ़े बनावटी मुस्कुराते उमर को ही देख रही थी। इसे देखते उमर साकित हुआ था। एक दिल किया कि इनकार कर दे और ईमान का हाथ थामते से अपने साथ ले जाए, इसे गले से लगाए, जो गुबार वो अपने अंदर डाल रही है इसके सीने से लाकर बाहर निकाल दे। उमर बेटा जवाब दो। कमाल साहब के मुखातिब करने पर वो चौंका था। जी बाबा। मौलवी साहब के फिर से पूछने पर भी उमर जवाब ना दे पाए थे। उमर टूटे हुए दिल कभी नहीं जुड़ा करते, कभी तुम्हारे इशार का कोई मैच नहीं। उमर के जहन में बिलाज के अल्फाज गूंज रहे थे। सब घर वाले भी जान समेत ही दिल में दुआएं कर रहे थे कि वो इनकार कर दे। वो सब देख रहे थे, उमर ईमान को ही देख रहा था। एक आंसू ईमान की आंख से ढेरों जब्त के बावजूद बह निकला था, जिसे फट से साफ करती वो उमर को देखकर भरपूर मुस्कुराई थी। उमर ने इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर वो बहुत देर का जीता। पूरा खानदान जमा था। राग वो इनकार करता तो शायद बहुत कुछ पूरा हो जाता। कबूल है कबूल है कबूल है। हनूस ईमान को देखते यक जुबान इसने तीनों बार इकरार कर डाला था। इसके कबूल है कहने पर फरा बेगम की अटकी सांस बहाल हुई थी, जबकि बाकी सबके चेहरे ईमान को देखते अफसुर्दा हो गए थे। हानी ने ईमान के कंधे पर हाथ रखते से सहारा दिया था, जबकि उमर मुसलसल ईमान को देखे जा रहा था। ईमान का जब झट से टूटा था, इसने अपने आंसुओं के फंदे को सांस अंदर खींच कर रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। वो इस वक्त बेबसी की हद पर थी। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की, मगर ना कर पाई, और वो मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। आंसू बेसाख्ता होते ईमान की आंखों से आबशार की मानद बह निकले थे। इसने अपनी उमड़ती चीहों को जबड़ा बींचते रोका था। ईमान तेज तेज सांस लेती खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगी, मगर इससे हो नहीं पा रहा था। इसे लग रहा था इसकी सांस बंद हो जाएगी। ईमान की वो हालत जिसे देखने के लिए उमर इसे सच से सच अल्फाज कहता था, मगर इसका जब्त नहीं टूटा था। आज वो अपना जब्त खो चुकी थी, मगर उमर इसे देखा नहीं जा रहा था। उमर यकटक इसे सपाट चेहरा लिए देखी जा रहा था। इसे तो ये भी होश ना था कि निकाह के बाद कब दुआ हुई और कब सब इसके गले लगे। वो दोनों बगैर पलक चिपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नो तू जजदा, मैं तेरी हो गई मेहरमा। इसकी अबदर हालत देखते उमर से बर्दाश्त न हुई तो इसने चेहरा मोड़ गया। इसके चेहरा मोड़ने पर ईमान ने मुंह से एक सिसकी निकली थी, जिससे इसने मुंह पर हाथ रखते अंदर ही दबाया था। जब ईमान को लगा कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वह अपना शरारा संभालती वहां से रोते हुए भागती निकल गई थी। दुपट्टा इसके सार से उतरता, कंधों पर से ढलकता ज़मीन बोस हो गया, मगर वो होश किसे थी। वो अपने दुपट्टे को बड़ी महफिल में ज़मीन पर ही छोड़ती वहां से निकल आई थी। इसके पीछे बीजान ने हानी को जाने का इशारा किया तो वो भी दौड़ी थी। बीजान के कमरे में दाखिल होते ही ईमान ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और फर्श पर बैठती चली गई। इसका जब्त विवाद दे चुका था और वो फूट फूट कर रोने लगी थी कि अल्लाह जी, मैंने आपसे कहा था मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बीजान तो कहती हैं आप सबकी दुआएं सुनते हैं, आप 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आपको मुझ पर प्यार नहीं आया? आपने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? मैंने आपसे कहा था मैं ये नहीं देख पाऊंगी, मुझ में नहीं है इतनी बर्दाश्त। वो हले के बाद चीखती रोई जा रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो खुद को ख़त्म कर ले, मगर वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये जान अल्लाह की दी हुई मानत है इसके पास। इसे बीजान ने बताया था कि ये जान बहुत कीमती एहसास है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह अपने हर बंदे से प्यार करता है, वो हमेशा बेहतर लेके बेहतरीन से नवाजता है। बस दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने के लिए बुरे होने का होना लाजम होता है। मान के चीहों की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ। हानिया कमरे का दरवाज़ा पीट पीट कर थाके, मगर ना तो वो सुन रही थी और ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। भाभी भाभी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, आप ठीक तो है ना? प्लीज़ जवाब दे मुझे। ईमान हानि की आवाज़ों को सुनते हुए भी नज़रअंदाज कर रही थी। ईमान इस वक्त अपने दिल में भरे गुबार को निकाल देना चाहती थी। अगर इसे लगा कि अगर वो बर्दाश्त करेगी तो इसके दिमाग की नसें फट जाएगी। ईमान दरवाजे के पास से उठती, बमुश्किल कदम घसीटती वाशरूम में बांध गई। वो आज दिल खोल कर रोना चाहती थी। इसे अपना गम अपने अंदर नहीं छुपाया जा रहा था। इसने बहुत कोशिश की कि वो सब्र करे, मगर आज उम्मीद का आखिरी दिया बुझता देख ईमान का
दिल भी गुस्सा गया था। ईमान बाहर से आती आवाज़ों को सुनते नज़रअंदाज करती खुद को वॉशरूम में बंद कर गई थी। भाभी प्लीज़ ऐसा ना करे, दरवाज़ा खोले। हानिया बाहर चीख चीख कर पागल हो गई थी। जिस तरह से ईमान फंक्शन छोड़कर भागी थी, सबको इसकी फिक्र होने लगी थी। क्या वो दरवाज़ा नहीं खोल रही क्या? परेशान हाल सी शक्ल ये मोमिन भी हानिया के पीछे ही आया था। नहीं नहीं खोल रही, बस चीख चीख कर रोने की आवाज़ आ रही है। हनी से रोने दो, वो रोएगी तो इसके दिल का गबार निकल जाएगा, वो पुरसुकून हो जाएगी। पीछे से आती बिलाज की बस पर दोनों मुड़े थे। लेकिन बिलाज भाई अगर उन्होंने खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो मोमिन ने परेशानी से बिलाज को देखते कहा नहीं पहुंचाएगी, समझदार लड़की, अगर इसे खुद को नुकसान पहुंचाना होता तो पहले दिन ही पहुंचा लेती। रिश्ते पर सामान टूटा, इसका रोना जायज़ है, इसे रो लेने दो। रो लेना दिल में दबा लेने से आसान और बेहतर है। हाँ अलबत्ता अगर वो आज भी कोई रद्द अमल ना दिखाती तो मैं भी यकीनी तौर पर परेशान हो जाता। कभी कभी दिल के गुबार निकाल देने चाहिए, वरना वो अंदर दब जाने से दीमक की तरह इंसान को चाट जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता क्यों, कैसे और कब कौन सा गम निकल गया था। इसलिए इससे भी रो लेने दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। भलाज इसे ने इन दोनों को समझाते वहाँ से भेज दिया था। खुद भी एक नज़र बंद दरवाजे पर डालता वहाँ से निकलता चला गया। बस कर दो ईमान मेरा बच्चा, और कितना रोगी। वो बीजान कमरे में इन्हीं के गोद में सादिम सिसकियों से रोई जा रही थी और बीजान कब से इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। बीजान मुझे सब्र नहीं आ रहा, मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं किया करते, मायूसी कुफर है। और देखो ना, फिर वो तुम्हारा भी तो शोहर है, इसने तुम्हें छोड़ा तो नहीं है ना। हिम्मत करो बेटा। बीजान इसके बालों में हाथ चलाती हुई इसे समझा रही थी। बीजान उन्होंने मुझे बनाया ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? बात करते करते ईमान की आवाज़ हलक में फंसी थी। बीजान मैंने आपसे कहा था मुझे जाने दे, वो मेरे नहीं है, वो कभी मेरे थे ही नहीं। उन्होंने मुझसे मोहब्बत तो दूर हमदर्दी तक नहीं है। मैं इन पर बोझ हूँ, इनकी आंखों में मैंने अपने लिए खास नफरत देखी है जो कभी भी मोहब्बत तो दूर इज्जत में भी नहीं बदलेगी। आप मुझे बचाने दे बीजान, मैं इशाल के साथ इन्हें नहीं देख सकती, खासतौर पर तब जब वो मुझसे मुंह मोड़ कर इशाल से प्यार करेंगे। वो मेरी तरफ नफरत भरी निगाह से देखेंगे और इशाल की तरफ प्यार भरी निगाहों से। वो मेरा हाल तक नहीं पूछेंगे और इशाल की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी की हकीकत को तस्लीम कर लिया है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। प्लीज़ मुझे जाने दो वरना मैं मर जाऊंगी। मान बेटा क्या हो गया तुम्हें? बार बार मरने की बात नहीं करते, खुदकुशी हराम है। बीजान को इसके मरने वाली बात पर दिल मुँह को आ रहा था। बीजान में खुदकुशी नहीं करेंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। मान बीजान की गोद से सारू डाटी इनके मुकाबले बैठ गई थी। इसकी आंखें हद से ज़्यादा सूझ चुकी थी। इसका पूरा चेहरा आंसू से तार था, इसके चेहरे पर कर वाज़ा दिखाई दे रहा था। बीजान मैं अपने उम्र को किसी और के साथ नहीं देख सकती, मैं नहीं देख पाऊंगी, आप प्लीज़ कुछ करें ना। ईमान बेबसी होती बीजान का हाथ पकड़ गई थी। थोड़ी देर बाद गुल कमरे में दाखिल हुई तो इसके हाथ में जूस था। ये लो जूस पियो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं जानती हूँ, जूस पियो फिर हम इस बारे में बात करते हैं। बीजान ने गुल से जूस लेते ईमान के मुंह को लगाना चाहा तो वो हाथ से पीछे गए। बीजान मेरे हलक में फंदा अटका हुआ है, मुझे सांस नहीं आ रही और आप कह रही हैं कि मैं जूस पी लूँ? ईमान ने कांती आवाज़ में बीजान को देखते कहा। आंसू फरावानी से इसके गालों से बहते चले जा रहे थे। ईमान अगर तुमने जूस ना पिया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, पियो इसे। बीजान के नाराज़गी दिखाने पर ईमान ने जूस का गिलास मुंह को लगाया। बस बीजान बस, मैं और नहीं पी पाऊंगी। थोड़ा सा पीने के बाद इसने बीजान का हाथ पीछे कर दिया जिसमें जूस पकड़े वो ईमान को पिला रही थी। वो दोबारा से बीजान की गोद में सार रख गई थी। थोड़ी ही देर में इस पर गनूदगी तारी होने लगी थी और वह दुनिया जहां से बेखबर होती बेहोश हो गई थी। बीजान ने इसमें नींद की दवा मिलवाई थी। वो जानती थी कि ईमान अगर मजीद चाहती तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती। बीजान ने फैसला कर लिया था वो सुबह बारात में ईमान को साथ नहीं लेकर जाएंगी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ के साथ ही जो शख्स कमरे में दाखिल हुआ तो बीजान इसे देखकर नजरें मोड़ी। कैसी तबीयत है अब इसकी? उमर ने परेशानी से ईमान को सोते देख बीजान से पूछा था। तुम्हें क्या परवाह, इसकी तबीयत जैसी भी हो मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ, तुम्हारी मनकूहा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बीजान ने नाराज़गी से उमर को देखते कहा। बीजान प्लीज़। उमर ने बेबसी से बीजान को देखा था। क्या प्लीज़? तुम्हें अगर इसकी इतनी फिक्र होती तो तुम शादी के लिए हाँ ना करते। जाओ, अब इसके सराहने शोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको नींद की दवा देकर ज़बरदस्ती सुलाया, वरना रो रो कर ही सुबह तक मर जाती। बीजान ने उमर पर गुस्सीली निगाह डालते से नजरें मोड़ ली। उमर ने एक नज़र बीजान की गोद में सर रख के सोई हुई ईमान को देखा, लंबी सांस भरता वहाँ से निकलता चला गया। वो अपने कमरे में आने के बाद भी सारी रात सो ना सका था। इसकी आंखों के सामने ईमान का बेबस रोता चेहरा लहराता था। इसका दिल चाह रहा था कि वो अभी ईमान के पास जाए और इसे अपनी बाहों में लेकर कह डाले कि उम्र सिर्फ इसका है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसका दिल ये बात मान चुका था कि ईमान इसकी बीवी है। शायद अगर ईमान के पास भी अभी बीजान के पास ना सो रही होती तो वो फ़ौरन से पहले ईमान के पास पहुंच जाता। सारी रात इसकी सोचों में ही कट गई थी। हाँ अलबत्ता वो इस बात का इकरार दिल में कर चुका था कि इससे ईमान का रोना देखा नहीं गया। इसने सोच लिया था कि वो ईमान और इशाल के बराबर के हकूक़ देगा। वो जैसा अच्छा सलूक इशाल के साथ करेगा वैसे ईमान के साथ भी करेगा। ऐसे ही सोचों के ताने बाने बुनते इसने रात सोफे पर ही बैठे गुजार ली थी।
सुबह के वक्त सब तैयार थे सिवाय ईमान के। सोफिया बेगम इसे ज़बरदस्ती नाश्ता करवा कर दवा देकर फिर से सुला दिया। वो बुखार में फूंक रही थी, इसे बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। घर में गुल को इसके पास छोड़कर सब लोग बारात के लिए तैयार हो गए थे, जो घर के लॉन में ही थी। पूरा लॉन सुर्ख और सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग की गई थी। सामने ही स्टेज पर बैठी रूह से जोड़े में मलबूस व दुल्हन इशाल थी, जिसके चेहरे पर कहीं भी खुशी वाजिया नहीं थी। वो परेशान सी दिखाई दे रही थी, जबकि इसके बराबर में बैठा उमर भी कोई खास खुश दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो पहले से ही संजीदा रहता था, मगर आज इसकी संजीदगी में फ़िक्र दिखाई दे रही थी। इसका ध्यान बार बार ईमान की तरफ जा रहा था। जिसे सुबह इसने हाथ लगाया तो इसे लगा कि इसका हाथ जल जाएगा। इसके तेज़ बुखार होने की वजह से उमर को इसकी फ़िक्र हो रही थी, मगर वह इस वक्त बेबस था, जबकि इसके बस में सब कुछ था। तब इसने कुछ नहीं किया था और वक्त इसके हाथ से फिसल गया था। थोड़ी देर में खाना लग गया। तमाम मेहमानों ने खाना खाया तो साथ ही मुख्तलिफ रवायती रस्मात करते रुश्ती का शोर उठा था। मगर इससे पहले रुश्ती होती एक शख्स पैंट शर्ट पहने सजे धजे लॉन में दाखिल हुआ और चलता हुआ स्ट्रेट तक आया था। इसके हाथ में चंद कागजात भी थे। इससे अपने सामने देखकर इशाल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। जोनी, इशाल ने चेहरा भड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट को सुनते उमर ने इसकी नज़रों के ताक़े में सामने देखा तो वह लड़का हाथ बांधे मुस्कुराते चेहरे के साथ इशाल को देख रहा था। ये शादी नहीं हो सकती, इस लड़के ने कैनेडियन इंग्लिश में ऊंची आवाज़ में सबको मुखातिब किया था। इसकी बुलंद आवाज़ पर सब जो अपनी ही खुश गप्पों में मगन थे इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। क्या मतलब है तुम्हारा और कौन हो तुम? मलाय ने इसे सवालिया नज़रों से देखते पूछा था। मैं जब कह रहा हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती तो इसका मतलब है ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती और तुम होते हो ये बात कहने वाले। बलाज इसकी बात पर गुस्से में आता इसकी तरफ बैठा था। तुम्हारी बहन का शोहर हूँ मैं, ये बीवी मेरी बीवी है। इस जोनी नामी लड़के ने अंग्रेज़ी ज़बान में कहते सबके सरों पर बम फोड़ा था। जिनको समझ आई थी इनके चेहरों की तो रंगत बनी थी, जबकि बीजान हनूस सबके चेहरों को देखकर ही दंग रह गई। ये क्या कह रहा है सोफिया? बीजान ने सालिया नज़रों से सोफिया बेगम को देखा। बीजान ये कह रहा है मैं इशाल का शोहर और ये शादी नहीं हो सकती। सोफिया बेगम ने हैरत भरे तासरात ये बीजान को देखते कहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बीजान ने आवाज़ बुलंद कहा तो सोफिया बेगम ने ठटक कर इन्हें देखा। हाँ नहीं तो और क्या कहूँ, अच्छा हुआ ये मामला निपट गया, जैसे भी निपटा। बीजान आपको हमारी इज्जत की फ़िक्र नहीं? सोफिया बेगम ने हैरत से बीजान को देखते पूछा। नहीं, मुझे इस वक्त ईमान से ज़्यादा किसी की चीज़ की फ़िक्र नहीं है। मैं इसकी हालत देखिए सोफिया, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी अगर इसे उम्र ना मिला तो, मगर अब इसे ज़िंदगी की उम्मीद मिली है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। इनकी कही बात पर सोफिया बेगम भी हल्का मुस्कुरा दी। क्या बकवास कर रहे हो? इसको अंदर किसने आने दिया? विशाल के शौहर होने के इंकशाफ पर उमर दहाड़ता हुआ जोनी की तरफ बढ़ा। मेरे पास इस चीज़ का सबूत है, ये देखो। जोनी के कागजात उमर के सामने लहराए थे तो उमर इन्हें खोलकर पढ़ने लगा। वो कैनेडियन मैरिज सर्टिफिकेट था। ये सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। शी इज़ प्रेग्नेंट। वो बोल ही रहा था कि बिलाज ने इसके मुंह पर गूंजा मारा। क्या बकवास कर रहा है? वो भी इससे मजीद माता कि उमर ने इसे बात से पकड़ा था। मुझे बात करने दो इसे। उमर स्पार्ट अंदाज में बिलाज पीछे किया और खुद जोनी के मुकाबला है। प्रेगनेंसी रिपोर्ट उमर ने हथेली आगे बढ़ाई तो शख्स ने फर्श से एक पेपर निकालकर उमर के हाथ पर रख दिया था। इससे पढ़ते ही उमर के चेहरे के तासरात बदले थे। इसने बगैर कुछ कहे पेपर बिलाज के हवाले किया। बिलाज ने एक नज़र इस पेपर को देखा, फिर एक कहर बरसाती नज़र इशाल पर डालता इशाल की जानब गुस्से से बढ़ा था, जबकि फराह बेगम जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। सबके चेहरे के तासरात हैरत ज़दा थे। उमर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। इशाल पहले से किसी की बीवी थी तो क्या ये बात फराह बेगम को मालूम था? जहाँ पर सब आंखें फाड़े इस अंग्रेज़ को देख रहे थे, वहीं पर कमाल हाउस के तमाम अफराद के चेहरे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा। होपफुली आपको एपिसोड में जो धमाके हुए हैं वो भी पसंद आए होंगे। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या उमर के दिल में जो थोड़ी ईमान के लिए हमदर्दी आई थी वो आगे क्या रुक लेगी और इंशाल्लाह उसके साथ क्या किया जाएगा। और ये जोनी, यार जोनी तूने तो आगे धमाका ही किया, बाकी कमाल क्या किया है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप न्यू है ना चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा थंडरिंग होने वाली है, ज़्यादा ही बम ब्लास्टिंग होने वाली है। और अगर आपको एपिसोड पसंद लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताया करो यार। और हाँ, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने कमेंट्स किए थे। उनमें मैविश हैं, एक यूज़र आईडी है और कुछ और भी हैं। एक समरीन है एंड बिलाल हैं, उसके बाद शोएब हैं। इनकी आईडीज़ के मैं नेम ले रही हूँ बाकी मुझे नहीं पता कौन कौन है। ओके, और एक न्यू हमारी सब्सक्राइबर आई हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा शौक है। और जिस लेवल पे जाके उन लोगों ने थैंक्स बोला है ना, उन लोगों ने नावल की आपने जिस तरह से भी आपने की है ना नावल की तारीफ़ की है, आपको एपिसोड पसंद आई, आपने उसके इंटरेस्ट शो किया है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आई कसम से
बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाता है, बहुत अच्छा प्राउडली फ़ील करवाता है कि हमारी तहरीर भी किसी को पसंद आ रही है। और उसके बाद कौन है, फ़रा नाज़, उनका भी थैंक्स, इजाज़ अहमद आपका भी थैंक्स, आपने भी कमेंट किया था। और बाकी जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, यूज़र आईडीज़ हैं जिन पे नेम नहीं है, जिनके नेम है, आप सबका थैंक्स कि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों को एपिसोड पसंद आ रही है। साथ रहिएगा, ऐसे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं एक अच्छी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।